हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी जो वर्कशीट आई हुई है राजनीतिक दल के ऊपर है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहले राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना होता है। जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां होती हैं, सभी अपने अपने प्रतिनिधि तो जो है वो खड़े करती हैं और लोगों को जो सबसे उनको अच्छा लगता है, सभी लोग अलग अलग जो है प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। सरकार का गठन वो पार्टी करती है जिसको बहुमत मिलता है। यहाँ पे राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा और जिसको जीत हासिल हुई वो सरकार बनाती है और चलाती है। जब सरकार बन जाती है तो उनका क्या काम होता है? कार्यक्रम और नीतियां बनाना। जो राजनीतिक दल जिसने सरकार बना ली वो विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां जो है वो जनता के सामने रखते हैं कि उन्हें अपने 5 साल के अंदर कौन कौन सी नीतियां बनानी है, कौन कौन से काम करने हैं और किस में कितना समय लगना है। फिर क्या है? कानूनों का निर्माण। जब कोई भी सरकार कोई नीति बनाती है या फैसला लेती है तो फिर वो संसद के सामने रखती है। संसद में उसके ऊपर वोटिंग होती है और वोटिंग में अगर उसको बहुमत मिल जाता है तो वो कानून का रूप ले लेता है, यानी कि उसको संविधान की मान्यता मिल जाती है। ठीक है। फिर आपका है कि विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका वो राजनीतिक दल निभाता है जो चुनाव में हार जाता है, वो विपक्ष में बैठते हैं। तो विपक्ष की भूमिका क्या होती है? चुनाव हारने वाला दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो सरकार ने अगर कोई भी ऐसा निर्णय लिया है या ऐसा कोई फैसला लिया है जो जनता के हित में ना हो, जो या फिर जो संविधान के विरुद्ध हो, तो विपक्ष जो है उसके ऊपर क्या करता है? उसको वोट नहीं करता है। ठीक है। वो आवाज उठाता है संसद में विपक्ष कि ये जो है, जो फैसला सरकार ने लिया है वो गलत है। और इसकी भूमिका बहुत सही है और ये होनी भी चाहिए लोकतंत्र में। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार जो है वो कैसी बन जाएगी? तानाशाह बन जाएगी। वो अपनी मन मर्जी की जो फैसले है वो जनता के ऊपर थोपेगी और सबको मानने पड़ेंगे। इसलिए विपक्ष की भूमिका जरूरी हो जाती है कि अगर कोई संविधान के विरुद्ध या जनता के जो हित में ना हो ऐसा फैसला अगर लिया जाता है तो विपक्ष जो है उसके खिलाफ आवाज उठा सके। सेकंड क्वेश्चन आपका है किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दल किसको कहा जाता है। राष्ट्रीय दल उसको बोला जाता है, उसको मान्यता दी जाती है जो पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करती है, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें उनको 6%, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जितनी वोटिंग हुई ना, जितना टोटल मत पड़े हैं उसमें से 6% उनको जरूर मिलना चाहिए। और साथ में दूसरी शर्त क्या है कि लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा में जितनी टोटल सीटें हैं उसमें से 4 सीटें उस पार्टी को जरूर मिलनी चाहिए। तो ये 2 शर्तें किसके लिए है? राष्ट्रीय दल के लिए। अब प्रांतीय दल किसको कहते हैं? प्रांतीय दल जब कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% हासिल कर ले। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर के लिए, उसमें अगर वो 6% मत प्राप्त कर लेती है और उसके साथ में क्या है कि कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है और विधानसभा में जितनी टोटल सीटें हैं उस राज्य की, उसमें से कम उसको 2 सीटें जरूर मिलें। ये दोनों शर्तें किसके लिए है? प्रांतीय दल के लिए। जैसे आप है, आरजेडी है, ठीक है, ये प्रांतीय दल है। थर्ड क्वेश्चन आपका है विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती है इसकी दलीय व्यवस्था के लिए? किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर दल व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दलों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे एक दलीय प्रणाली के कितने दल हैं? यहाँ पे एक दलीय प्रणाली है, फिर आपका है द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। तो सबसे पहले एक दलीय प्रणाली। अब आप देखेंगे कि इसमें इसके नाम में ही बताया गया है एक दलीय, यानी कि जिसमें एक ही दल हो। यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है जो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है, इसमें सिर्फ एक ही दल रहता है, यानी कि प्रतिनिधि जो है वो
प्रतिनिधि जो है वो उनके ही खड़े होते हैं और वही जीतते भी हैं और सरकार भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक दलीय प्रणाली, यानी दूसरा जो दल है वो इसमें होता ही नहीं है। दूसरा जो दल है, जैसे एक दल जो आपका खड़ा हुआ, एक दल ने ही चुनाव लड़े और वही जो है, एक दल ने चुनाव लड़े और वही जो दल है जीत जाता है। जो दूसरा जो दल है वो होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि तानाशाही टाइप की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, उसे स्कल दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे चीन में क्या है, इसे एकल दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे चीन में क्या है, सिर्फ एक ही दल है। ठीक है, द्विदल भी नहीं है और बहुदलीय भी नहीं है। वहां पे एक ही दल है, वही खड़ा होता है हमेशा, उसी को वोट दिया जाता है। तो जनता के पास में विकल्प नहीं रहता। इससे क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। फिर है द्विदलीय प्रणाली यानी कि द्विदल, दो दल। किसी देश में दो प्रधान दल होते हैं और सत्ता इन्हीं दो दलों के बीच आती जाती रहती है। यह प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहलाती है। जैसे ब्रिटेन है, यूएसए है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो दल होते हैं। कभी पहले वाला दल जीत जाता है, कभी दूसरा दल जीत जाता है, और तीसरे या चौथे दल के लिए या और दूसरे दलों के लिए कोई जगह वहां पे होती नहीं है। इसमें भी जो है वो एक प्रकार का लोकतंत्र नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो दो दल हैं, इन्होंने ही सत्ता आपस में दो ही विचारधारा चलती है हमेशा। कोई तीसरी सोच वहां पे आ ही नहीं पाती, तीसरी विचारधारा जो है वो आ ही नहीं पाती है। इसमें भी जनता के हितों का ख्याल बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता है। फिर है बहुदलीय, बहु यानी बहुत ज्यादा। बहुदलीय प्रणाली, जहां अनेक राजनीतिक दल होते हैं, उसे बहुदलीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है। बहुत सारे दल हैं, जनता के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं चुनने के लिए कि वो कौन सी पार्टी को वोट देगी, कौन सी पार्टी की विचारधारा उनको अच्छी लगती है, कौन सी पार्टी ने जो कार्यक्रम तय कर रखे हैं वो जनता के हित में है या नहीं है। तो जनता सोच सकती है, उनके पास विकल्प होता है कि वह कौन सी पार्टी को चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो समक्ष चुनौतियां कौन सी है? एक तो बाहुबल की चुनौती। बाहुबल की ये चुनौती है कि बहुत सारे दल ऐसे होते हैं कि जहां पे जिन्होंने अपने दम पे या डर से या वो माफिया जो होते हैं उनका भी वो साथ लेते हैं, तो लोगों को डरा धमका करके वोट की जो राजनीति की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बाहुबल की चुनौती। फिर है धन बल की चुनौती। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो सांसद या फिर एमपी एमएलए जो हैं, उन्होंने खुद भी बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है और चुनाव में वो लोग क्या करते हैं, वोटों की जो है खरीद फिरोख्त करते हैं। तो ये जो चीज है वो उसको क्या बोलेंगे, धन बल की चुनौती। फिर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कैसे होता है कि जो अंदर हमारे जो लोकतंत्र के अंदर में, जैसे कि वंशवाद हो गया कि और किसी को आगे ना आने देना। ठीक है, सिर्फ जैसे वंशवाद ही चलता जा रहा है और एक ही पार्टी की तानाशाही चलती जा रही है, या फिर जीते आप किसी और पार्टी से हैं और फिर आप उस पार्टी को बदल कर जीतने के बाद में आप दल बदल वाले कानून के अकॉर्डिंग आप 2/3 सदस्य मिल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता के साथ तो वो धोखा हो जाता है ना। तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र के का अभाव होता है। पार्टी जीतने के बाद में अपने वोट की राजनीति, वोट बनाने के चक्कर में काम करती है, लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। विकल्प जो है वो बहुत कम होते हैं लोगों के पास में। जो पार्टियां पहले से चली आ रही हैं बस वही सामने दिखाई देती है, वही अपने प्रतिनिधि खड़े करती हैं और हमें उनमें से कोई एक चुनना पड़ता है। हमारे पास में विकल्प जो है वो बहुत कम होते हैं। फिर है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद कि जैसे मिनिस्टर है, मिनिस्टर का बेटा है, फिर उसका पोता है, एक वंशवाद चल पड़ा है। सिर्फ वही प्रतिनिधि खड़े होते हैं, फिर उनका बेटा खड़ा हो जाता है चुनाव में और हमें उनको ही वोट देना पड़ता है। जो नए लोग हैं
उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि हमारा जो देश है वो कोई भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करेगा और सब धर्मों को समान रूप से समझेगा, समान रूप से मानेगा। सब धर्मों की समान रूप से हम लोग, हमारा जो संविधान है सभी धर्मों का सम्मान करता है, सबको बराबर देखता है। किसी एक को हमने मान्यता नहीं दी गई है, मान्यता नहीं दी जाएगी कि ये हमारे देश का धर्म होगा। फिर है, यह पार्टी आर्थिक सुधारों की पक्षधर है कि आर्थिक जो सुधार है उसमें आर्थिक जो व्यवस्था है भारत की, इकोनॉमी जो है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे बैंकिंग प्रणाली है या बीमा है या फिर हमारा जो कृषि का क्षेत्र है या इंडस्ट्री का क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है, इन चीज़ों में जो है सुधार होना चाहिए। हमारा निर्यात में हम किन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं उसमें जो है, एक्सपोर्ट में, या फिर जैसे मेड इन इंडिया है कि चीज़ें जो है अपने भारत में बने और बिके। तो आर्थिक सुधारों की पक्षधर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षक मानी जाती है। यानी अल्पसंख्यक कौन से होते हैं? जो संख्या में कम होते हैं, जैसे कि मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है ना, ये सारे के सारे क्या है, इनको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। इन अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कहीं बहुसंख्यक जो जनता है या बहुसंख्यक जो वर्ग हैं वो कहीं जो अल्पसंख्यक वर्गों के जो हित है उनके ऊपर अपना अधिकार ना कर लें। उनके वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए इसकी रक्षक ये मानी जाती है। यह दल लोकतांत्रिक मूल्यों और गांधीवादी विचारधारा में भी आस्था रखता है। यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य यानी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है, और गांधीवादी विचारधारा जिसमें नॉन वायलेंस है, अहिंसा और सत्य की विचारधारा पे ये चलती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की अभी हमने देखा कांग्रेस के, अब हम देखेंगे कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके तत्वों को हम देख लेते हैं। उसमें है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व इसकी उत्पत्ति का मूल तत्व है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से ये मानती है कि हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी वास्ट रही है, बहुत ही अमूल्य रही है। ठीक है, इसके हमारी भारतीय संस्कृति से लोगों ने सीखा है, तो क्यों ना हम भी, हमारी जो राष्ट्रवादिता है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमेशा से ही दूसरे धर्मों का भी एक आधार रहा है, उस संस्कृति को बढ़ावा देती है। ठीक है, यह पार्टी राज्यों को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह पार्टी राज्यों को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि यह भारत की एकता में विश्वास रखती है कि जो अगर हम अलग राजनीतिक स्तर पे या क्षेत्रीय पे अगर अलग अलग पार्टी और राज्यों को विशेष दर्जा अगर दे देंगे, ठीक है, तो क्या होता है फिर उसके बाद में विशेष दर्जा देने पे वो भारत से अलग होने की भी बात करते हैं। तो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोए रखने में ये विश्वास रखती है। यह सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए इसलिए पक्ष में है ये क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे हमने सभी धर्मों को समान दर्जा दिया है। हमारे यहाँ पे सबको समान दर्जा दिया गया है, सबका सम्मान हम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक धर्म को हमने अलग से राज्य धर्म का जो है दर्जा दिया हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। उस चीज को रोकने के लिए कि सभी धर्म जो है, सभी धर्म के लोग हैं जो समान नागरिक संहिता से रहें, एक समान रहें, कोई भी ऊपर ना हो, कोई भी नीचे ना हो, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलें।
जो उनका धर्म है। किसी को भी ऐसा ना हो कि अपना धर्म छोड़ करके मुस्लिम को हिंदू बनना पड़े, या हिंदू को मुस्लिम बनना पड़े, या सिख को मुस्लिम बनना पड़े, या फिर मुस्लिम को ईसाई बनना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अपने धर्मों का पालन करें, ये ऐसा बीजेपी सोचती है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन आपका है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। गठबंधन जब कुछ दल चुनाव लड़ने तथा सरकार बनाने के उद्देश्य से एक साथ आते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए जब सारे जो 2 या 2 से अधिक जो दल हैं वो एक साथ आते हैं तो उसको हम गठबंधन कहते हैं। गठबंधन सरकार कौन सी होती है? जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो और कुछ दल मिलकर के सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन कहते हैं। जैसे कि एनडीए सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अभी है, जिसमें 24 दल हैं और 3 जिसको बाहर से समर्थन भी मिला हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा कि सरकार कौन सा दल बनाता है? जो 50% से जिसके ऊपर वोट हो, ठीक है, जिसको 50% से ऊपर वोट मिले उसकी सरकार बनती है। लेकिन मान लिया कि बहुत सारे दलों के प्रतिनिधि खड़े हैं और हमने वोट किया और किसी को भी, एक भी पार्टी को 50% से ऊपर वोट नहीं मिला, और जब 50% से ऊपर वोट नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिल जाती हैं और फिर उनके वोट गिने जाते हैं। जब उनके मिलने के बाद में वो 50% से ऊपर हो जाती है तो वो कहते हैं कि हम मिलकर के जो है वो सरकार बनाएंगे, इसलिए ये गठबंधन की सरकार बनती है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। कई राज्यों में प्रांतीय दल भी मजबूत स्थिति में है। इस कारण कई बार राज्य तथा केंद्र में गठबंधन सरकारों का गठन होता है। जैसे कि अभी आपके बिहार में ऐसा हुआ है, बीजेपी के साथ में गठबंधन सरकार बनी है। ऐसा ही हरियाणा में भी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि क्षेत्रीय प्रांतीय जो दल है वो इतने मजबूत होते हैं कि वो केंद्र की सरकार को भी बहुत ज्यादा वोट नहीं लेने देते, तो वहां पे गठबंधन की सरकारें बनती है। इससे न केवल सत्ता की साझेदारी होती है बल्कि लोकतंत्र भी मजबूत होता है। वो कैसे होता है? एक तो शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र इसलिए मजबूत होता है कि कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो वो हर किसी दल की विचारधारा अलग होती है और सभी मिलकर के अपनी अपनी विचारधारा, कई विचारधारा मिलकर जब किसी एक फैसले पे कोई फैसला लेती है तो वो जो फैसला है वो बहुत ही निखर कर के सामने आता है, जनता के हित में होता है। 8वां क्वेश्चन आपका है, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? प्रांतीय दल जब कोई पार्टी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लेती है। ये हमने पहले भी पढ़ा। या तो वो विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करेगी और साथ ही साथ विधानसभा की, उस राज्य की विधानसभा में जितनी टोटल सीटें होंगी उसमें से 2 सीटें उस पार्टी को जरूर मिले। ये दोनों चीज जिसमें हो जाएगी उसको हम राज्य पार्टी के रूप में क्या करते हैं, चुनाव आयोग मान्यता दे देता है। जैसे आप पार्टी है दिल्ली में, आरजेडी है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। यह कथन सही है कि भारत में क्षेत्रीय दलों ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्षेत्रीय दल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो क्षेत्र में, प्रांत में जो दल होते हैं, इसमें विभिन्न विचारधाराओं तथा प्रांतों को केंद्रीय सरकार में भी भागीदारी करने का मौका मिलता है। यानी कि जब क्षेत्रीय दल भी जो है वो उभर करके जब केंद्र सरकार में आते हैं, या फिर अगर वो एमएलए एमपी जब चुने जाते हैं, संसद और विधानसभा में जब वो बैठते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी जब फैसला लिया जाता है तो उस पे अलग अलग विचारधाराओं के अगर मंत्री होंगे, वो अपनी विचारधाराओं के अनुसार उस चीज को सोचेंगे, उस चीज के बारे में पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचेंगे, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखेंगे। तो वो जो फैसला है उसका जब पक्ष भी देखा जाएगा, विपक्ष भी देखा जाएगा, तो अंत में एक ऐसी चीज निकल के आती है जो जनता के हित में होगी।
ऐसा फैसला लिया जाता है। प्रांतीय दलों से मजबूती से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि प्रांतीय दल जब इतना मजबूत होता है कि केंद्र की जो पार्टी होती है, अब जैसे बिहार में नया अभी जो चुनाव हुए उसमें जो केंद्र की पार्टी थी, ना तो बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिले कि वो अपनी अकेली पार्टी बना लेती, ना ही कांग्रेस को इतने वोट मिले कि वो अपनी अलग पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेते वहां पे। तो वहां के प्रांतीय दल का सहारा लेना पड़ा, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाई वहां पे। तो उसमें क्या होता है कि क्षेत्र की जो सरकार होती है, जो राज्य की सरकार होती है, जो राज्य का दल होता है, उसे बहुत बेहतर ढंग से पता होता है कि उनके राज्य की रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि शायद जो नेशनल स्तर की जो पार्टी होती है उसको नहीं पता होता कि वहां की रिक्वायरमेंट क्या है, जितना कि राज्य के दल को पता होता है। तो उससे क्या होता है, लोकतंत्र को और बढ़ावा मिलता है जब क्षेत्रीय पार्टी और जो केंद्र की पार्टी है मिलकर के गठबंधन की जब राजनीति करती है। प्रांतीय दलों की भूमिका के कारण ही सत्ता की साझेदारी भी संभव हो पाई है। सत्ता की साझेदारी कैसे, जब गठबंधन बनेगा तो शक्तियों का बंटवारा तो किया ही जाएगा। इससे देश में एक समान विकास में मदद मिली है। इससे एक समान विकास हुआ है। केंद्र की सरकार और जो केंद्र के जो दल हैं वो और जो राज्य के दल होंगे वो, जब वो लोग मिलकर के काम करेंगे तो विकास जैसा राज्य में होगा वैसा केंद्र में होगा, जैसा केंद्र में होगा वैसा ही राज्य में होगा, और जैसा राज्य में होगा वैसा ही स्थानीय स्वशासन में भी होगा। तो इसलिए हर जगह पे जो विकास है वो समान होता है। 10th आपका क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किन्हीं दो प्रांतीय दलों के नाम लिखने हैं और उनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो लिखने हैं। तो आपका AIDMK है जिसमें चुनाव चिन्ह दो पत्तियां हैं। फिर आपका DMK है जिसमें उनका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। फिर आपका जो लास्ट है, एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां 2 से अधिक राजनीतिक दल हों और उनके सरकार बनाने की संभावना हो तो उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं मिलकर के, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है। नहीं, हम पढ़ चुके हैं वहां पे क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। फिर है कि उपरोक्त जो आपका गद्यांश है उसको अपने शब्दों में लिखना है। हम थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि उसका आप शॉर्ट कैसे बना सकते हो, कैसे लिखोगे उसकी समरी। जहां पर दो से अधिक राजनीतिक दल हों और उनके सरकार बनाने की संभावना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, जैसे NDA, UPA आदि। गठबंधन सरकार राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, पर साथ ही साथ विभिन्न विचारधाराओं में सत्ता की साझेदारी भी होती है। तो इसमें पूरे में आपकी जो बहुदलीय व्यवस्था को और गठबंधन की सरकार को समझाया गया है, जो हम इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।